सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पाचन अंगों में छोटी आंत के 3 भाग पढ़े थे, जैसे ग्रहणी है, अग्र शुद्रांत, शुद्रांत, और ऐसे ही बड़ी आंत के भी 3 भाग पढ़ लिए थे। बड़ी आंत में अधांत, बृहदांत और मलाशय। अब आगे हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ रहे हैं, बड़ी आंत के बारे में, तीनों भागों के बारे में। तो बड़ी आंत के जो भाग हैं उसमें पहला कौन सा है? अधांत्र अथवा अंधनाल। दूसरा भाग है इसमें बृहदांत्र और तीसरा है इसमें मलाशय। पहला भाग पढ़ रहे हैं हम, अधांत्र या अंधनाल क्या होती है। यह भाग शुद्रांत से जुड़ा होता है, यानी जो लास्ट जो छोटी आंत का जो भाग था तीसरा वो था शुद्रांत, तो ये भाग शुद्रांत से जुड़ा होता है और शुद्रांत से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण यहाँ किया जाता है तथा बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत्र में पहुँचा दिया जाता है। यानी यहाँ पर जितना पाचन होगा वो होगा, फिर उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आगे बड़ी आंत का जो दूसरा भाग है बृहदांत उसमें पहुँचा दिया जाएगा। अंधनाल से थोड़ा नीचे, अधांत्र या अंधनाल इसको कहते हैं, तो इसी से अंधनाल से थोड़ा नीचे और भीतर की ओर, डायग्राम में हमने देख रखा है, थोड़ा नीचे और भीतर की ओर 4 से 5 इंच लंबा नली के आकार का एक अंग निकला रहता है। 4 से 5 इंच लंबा नली के आकार का एक अंग निकला रहता है, इसे क्रमी रूपी परिशेषिका कहा जाता है। यानी अधांत से थोड़ा नीचे भीतर की ओर एक अंग निकला रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे? क्रमी रूपी परिशेषिका, जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, ये भोजन संबंधी आदतें खराब होने के कारण ये क्रमी रूपी परिशेषिका क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो फिर इसको ऑपरेशन के द्वारा काट कर अलग कर दिया जाता है। तो ये होती है क्रमी रूपी परिशेषिका। तो प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि क्रमी रूपी परिशेषिका किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अंधनाल से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4 से 5 इंच लंबा नली के आकार का एक अंग निकला रहता है जिसे क्रमी रूपी परिशेषिका कहते हैं। नेक्स्ट, बड़ी आंत का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? बृहदांत्र। आहार नाल में बड़ी आंत का अधांत्र के आगे वाला भाग, पहला कौन सा था? अधांत्र, और दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? बृहदांत्र। तो आहार नाल में बड़ी आंत का अधांत्र के आगे वाला भाग बृहदांत्र कहलाता है। यह उल्टे यू के आकार की 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। यानी आपने डायग्राम में देखा है कि उल्टे यू के आकार का एक नली के आकार का अंग होता है जिसे हम बोलते हैं बृहदांत, और बृहदांत की जो लंबाई है वो कितनी है? 1.3 मीटर। यानी अगर हम इसको सेमी में बदले तो कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर। बृहदांत को 4 भागों में बांटा गया है। बृहदांत को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ बृहदांत, तीसरा अवरोही और सिग्माकार। आरोही बृहदांत करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ बृहदांत, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर। अवरोही बृहदांत 25 सेमी और सिग्माकार बृहदांत 40। अगर इन सबको टोटल करें 15, 50, 25, 40 तो वो कितना आ जाएगा? 1.3 मीटर के लगभग आ जाएगा, यानी 130 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है, बृहदांत के 4 भाग, आरोही बृहदांत, अनुप्रस्थ बृहदांत, आरोही और अवरोही और सिग्माकार बृहदांत। तो ये हो गया अपने इसमें बड़ी आंत के 2 भाग हो गए, अधांत्र अंधनाल, अधांत्र या अंधनाल, दूसरा बृहदांत, और तीसरा जो भाग है वो कहलाएगा इसमें मलाशय यानी रेक्टम। आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का भी अंतिम भाग है, बड़ी आंत का तो है इसलिए तीसरा भाग, और आहार नाल का भी अंतिम भाग है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। मलाशय के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को क्या कहा जाता है? गुदानाल कहा जाता है। गुदानाल मल द्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मल द्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। मल द्वार पर आकर ही आहार नाल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये अक्षर देखने में परेशानी हो रही है तो आप किताब में देख सकते हैं अपन। गुदानाल में 2 सवर्णी बही व अंतः सवर्णी पेशियाँ पाई जाती है। गुदानाल में ही 2 पेशियाँ पाई जाती है, पहला बही और दूसरा अंतः सवर्णी पेशियाँ। पाचित आहार रस के अवशोषण के बाद
यानी जैसे ही पाचित आहार रस का अवशोषण हो जाता है तो उसके बाद शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ये सवर्णी पेशियाँ नियंत्रित करती है। यानी कहें तो हम कुल मिलाकर अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने को ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। कौन सी दो पेशियाँ, एक तो बहिसवर्णी पेशियाँ, दूसरी अंतःसवर्णी पेशियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे पाचन अंगों के बारे में पढ़ लिया। पाचन अंग में हमने मुख है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा था, एक तो पाचन ग्रंथियाँ और एक पाचन अंग। तो अब दूसरा अपना चलेगा पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथियाँ तीन होती है। पहला होता है लार ग्रंथि, दूसरा यकृत ग्रंथि जिसे हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं, लीवर, और एक है थर्ड अग्नाशय ग्रंथि। फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन ग्रंथि लार ग्रंथि। यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी तरल यानी एक गीला लिक्विड तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तरल भाग भोजन को गीला तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। यानी जो लार का जो तरल भाग है वो तो भोजन को क्या कर देगा, गीला कर देगा, और श्लेष्मा यानी जो चिपचिपा पदार्थ है लुब्रिकेंट के तौर पर यानी उसको क्या कर देगा, भोजन को लसलसा बना देगा। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का, इसको स्टार्च को मंड भी कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। तो भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुंह में पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना और घुलनशील बनाना, दांतों, मुख गुहिका और जीभ की सफाई करना। तो ये कार्य याद भी रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लार के मुख्य कार्य क्या हैं। भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुंह में पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना, दांतों, मुख गुहिका और जीभ की सफाई करना। अब लार ग्रंथि होती है, इसके भी कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार की होती है लार ग्रंथि। पहला कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरा अधोजम या अवचिबु की लार ग्रंथि, और तीसरा होता है अधोजीवा ग्रंथि। फर्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें कर्णपूर्व ग्रंथि क्या होती है। यह सिरमित तरल का स्त्राव करती है जो कि गालों में होती है। नाम ही है इसका क्या है, कर्णपूर्व। कर्णपूर्व मतलब जो हमारे कान है उसके जस्ट नीचे दोनों साइडों पर, यानी हमने कहा कि गालों में ये होती है, यानी एक जोड़ी। दूसरा है अधोजंब या अवचिबु की लार ग्रंथि। अधोजंब मतलब अर्थ निकलेगा तो क्या निकलेगा, जबड़े में। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे तरल और श्लेष्मिक स्त्रवण होता है। एक तरल पदार्थ और एक श्लेष्मिक यानी चिपचिपे पदार्थ का स्त्रवण होता है। थर्ड जो लार ग्रंथि का प्रकार है वो है अधोजीवा ग्रंथि। अधोजीवा जीवा के नीचे पाई जाती है। नाम क्या है, अधोजीवा ग्रंथि। तो ये जीवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिक स्त्रवण करती है, यानी ये भी एक लसलसा पदार्थ का स्त्रवण करती है। तो इस प्रकार से हमने देखो लार ग्रंथि के तीन प्रकार पढ़ लिए, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब या अवचिबु की लार ग्रंथि, और तीसरा है अधोजीवा ग्रंथि। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेगोन तथा बहिस्रावी अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। यानी कहने का मतलब अग्नाशय ग्रंथि जो एक मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित यानी अंतःस्रावी भी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी जो अपना पदार्थ जो है वो सीधे रुधिर के अंदर छोड़े तो अंतःस्रावी, और बहिस्रावी जो अपने पदार्थ को किसी नलिकाओं के माध्यम से छोड़ती है। तो ये दोनों की भूमिका निभाएगी, पाचन में बहिस्रावी के रूप में, और रक्त शर्करा को जो नियंत्रित करती है उसमें अंतःस्रावी के रूप में। यह ग्रंथि यकृत, ग्रहणी छोटी आंत का जो भाग होता है तिल्ली से घिरी होती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रहणी और तिल्ली से क्या होगी, ये घिरी होगी, और 6 से 8 इंच लंबी तथा यू के आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, जो तीनों जो पोषक तत्व हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये मदद करती है। कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यानी बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस छोड़ रही है ये छोटी आंत के अंदर, और अंतःस्रावी के रूप में रक्त के अंदर क्या मिला रही है, दो हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन,
जो क्या करेंगे, रक्त में शर्करा पर क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अग्नाशय ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि, अब बच रही इसमें यकृत ग्रंथि, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।